हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए आज हम लोग अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और लेक्चर सीरीज हम लोग का है आज 12। यदि आप वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो हमने थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। फ्रेंड्स, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको ऑस्मोसिस पढ़ना चाहिए। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले ऑस्मोसिस पढ़ें, देन वी डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने क्या किया है, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलग कर दिया। इसमें मेरा कंसंट्रेशन C1 है, इसमें कंसंट्रेशन C2, दोनों बराबर है। ये कौन सा मेम्ब्रेन था? SPM। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है ओनली अलाउ टू डिफ्यूज द सॉल्वेंट पार्टिकल। फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को आने जाने देता है। ओके, यहां पे एक पॉइंट मानते हैं C1 ग्रेटर देन C2, मतलब ये मोर कंसंट्रेटेड है, तो ये क्या होगा? लेस कंसंट्रेटेड। यदि ये मोर कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूट यहां पे ज्यादा घुला हुआ है, तो ऐसे केस में ये क्या होगा? दैट विल बी लेस डाइल्यूटेड। और लेस डाइल्यूटेड होगा तो यहां पे लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। और यहाँ सॉल्यूट कम है क्योंकि लेस कंसंट्रेटेड है, तो डाइल्यूशन ज्यादा होगा। और जब डाइल्यूशन ज्यादा होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? मोर सॉल्वेंट होगा। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि अब बताओ कि मूवमेंट सॉल्वेंट का, क्योंकि तो आने जाने से सॉल्वेंट को देगा, तो किधर से किधर सॉल्वेंट आएगा? तो आप इमीडिएट कहोगे कि जो सॉल्वेंट है ना, वो इधर से इधर मूव करेगा। बिल्कुल सही। ओके फ्रेंड्स, तो ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑस्मोसिस को डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कहने में ऐसा लगता है लेस से मोर, बट आप ध्यान हो कि केयरफुल होकर सुनो, आने जाने किसको दे रहा है? सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट ज्यादा किधर है? इधर, तो ज्यादा से लेस की ओर ही आएगा ना, मोर से लेस की ओर आएगा। देन हाउ वी कैन डिफाइन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो चलिए समझने के बाद ही आप लिखा करो और पैरेलल नोट्स आप जरूर बनाए करें, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि बाद में जब आपको थ्योरी करना होगा तो कहीं ना कहीं नोट्स चाहिए, और समझी हुई चीजों को, खुद से समझी हुई चीजों को एग्जाम में लिखना बनाना आसान होता है। वीडियो में है, बुक में है, वो आपके काम का नहीं होगा। आपने कैसे प्रिपेयर किया, तो समझ के आप नोट्स मेरे पैरेलल जरूर बनाएंगे, इससे आपको आगे एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और डिफाइन करते हैं। ऑस्मोसिस। Osmosis. What is osmosis? Movement of solvent particle movement of solvent particle from less concentrated solution to more concentration solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. ध्यान देने लायक बात क्या क्या है? एक तो SPM है, दूसरा क्या है? लेस कंसंट्रेशन से किधर जाएंगे फ्रेंड? मोर कंसंट्रेशन की ओर। और किसको ले जाएंगे? सॉल्वेंट को ले जाएंगे। तो ये आप समझ गए। अब हम लोग के पास दूसरा टर्म एक्सप्लेन करने को आया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैसे समझेंगे? देखो,
अभी हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया और उस डायग्राम में हमने क्या किया था, बीच में यहाँ पे एसपीएम लिया, याद है? ओके, इसको C1 लिया था, इसको C2 लिया था। C1 मोर कंसंट्रेटेड था, मतलब इधर से इधर मूवमेंट हो रहा। मेरा कहना है यहाँ पे कि सपोज करो तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम हो, यहाँ पे इमेजिन करते हैं एक हमने मूवेबल पिस्टन ले लिया जिससे हम लोग इधर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि जितने प्रेशर से ये सॉल्वेंट इधर से इधर इंटर कर रहा था, एग्जैक्ट वही प्रेशर यहां पे अप्लाई करें। जिस प्रेशर से फ्लो कर रहा था वही प्रेशर यहां पे दे दें तो इसका ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका ऑस्मोसिस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। जितने प्रेशर से ये जा रहा था C2 से C1 की ओर, एग्जैक्ट वही प्रेशर इधर से भी अप्लाई करें तो इसका मूवमेंट क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर required to stop the osmosis, to stop the osmosis is called osmotic pressure. होप करता हूं ये आप समझ गए। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है फ्रेंड्स कि यदि मुझे एक स्टूडेंट ये कहता है, देखिए कि ये तो डेफिनेशन समझ में आ गया, बट यदि मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे कैसे, उसका वैल्यू थ्योरेटिकली कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो आप एक काम करो, क्या करो, एक कंटेनर ले लो, ओके, और इस कंटेनर के इनसाइड भी एक कंटेनर ले लो, और यहां पे क्या करो, इस वाली जगह पे आप क्या करो, एक एसपीएम का वॉल लगा दो। दिस इज एसपीएम। दूसरा, इसको फिलअप करते हैं एक सॉल्यूशन से और यहां लेते हैं सॉल्वेंट। ओके, और यहां पे फ्रेंड्स हम लोग एक ट्यूब लेते हैं और मानते हैं कि जब ऑस्मोसिस नहीं हुआ था तब भी यहां तक भरा हुआ था, मान लेते हैं। अब क्या होगा कि इसमें से ऑस्मोसिस शुरू हो गया, ये T=0 का सिचुएशन, एट T=0 का कंडीशन। अब ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गया तो सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करेगा, सॉल्यूशन की ओर। आप जानते हो लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेटेड, एसपीएम को पार करते हुए जाएगा। जाने के बाद का सिचुएशन क्या डेवलप होगा, बाकी सारी चीजें जो जैसे वैसे ही रहेगा, सेम आपको एज्यूम करके चलना है। यहां भी हमने वही एज्यूम किया, और इसके चारों तरफ क्या है, यहां पे अगेन क्या है, ये हम लोगों का क्या है फ्रेंड्स, एसपीएम ही है। और यहां पे मान लो कि ये सॉल्वेंट का मेरा लेवल आ गया, और जो मेरा कंटेनर था और ये जो ट्यूब था, इस ट्यूब में हम लोग ऐसा माने कि सपोज करो ये वाटर राइज होते 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 इस जगह पे आ गया, तो ये एट T=T का सिचुएशन है। अगेन ये एसपीएम ही है और ये सॉल्वेंट वाला एक कंपार्टमेंट था, और ये, बट इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान कंटिन्यूअस इसमें सॉल्वेंट जाता रहा, और जाने के बाद आप एक खास बात देख रहे हो, इतना हाइट राइज हुआ और यहां पे आकर ये स्टॉप। अब हाइट राइज नहीं हो रहा, यहीं पे जाकर ये रुक गया। क्या हुआ होगा इस दौरान,
इस दौरान सिंपल सी बात ये हुआ होगा, अब ये आगे राइज क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए आगे राइज नहीं हो रहा है क्योंकि इस कॉलम में लिक्विड आने की वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा mg/a, इसके मास के कारण प्रेशर लगेगा नीचे की ओर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो प्रेशर नीचे लगेगा और ऑस्मोसिस के कारण ये इधर मूव करना चाहेगा और ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर यदि इक्वल हो जाए तो ये फ्लो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो H रो G के बराबर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर इज सिमिलर टू H रो G। क्यों? इस कॉलम में लिक्विड भी तो नीचे प्रेशर देगा और ये इधर देगा, ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड इक्वल हो गया, स्टॉप हो गया। तो डिफिनेशन क्या था? एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रोकने के लिए जो प्रेशर चाहिए दैट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इससे आप विजुलाइज कर सकते हो, समझ सकते हो कि बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है। तो चलिए इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग फर्दर आगे की ओर मूव करते हैं। मान लो ये एक सिचुएशन है तुम्हारे पास, ये मेरे पास दो कंपार्टमेंट है फ्रेंड। एक में हमने ले रखा है सॉल्वेंट और दूसरे में हमने ले रखा है सॉल्यूशन। और यहां पे बीच में क्या फ्रेंड्स? यहां पे है SPM। ओके, ये मान लो यहां तक हमने फिलअप कर रखा है। क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? छोड़े तो क्या होगा? सॉल्वेंट इधर से इधर क्या होगा? मूव करेगा। लेकिन सपोज करो कि आपके पास यहां एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, और इसके हेल्प से आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ये इधर से जाने लगेगा तो जब ये मूव किया और जितने प्रेशर से मूव किया हमने उतने ही प्रेशर ऊपर से लगा दिया तो इसका जाना क्या होगा? रुक जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। होप करते हैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरा फंडा क्लियर होगा। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए बाहर से जो प्रेशर देते हैं दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। होप करते हैं ये फंडा आपको पक्का क्लियर हो गया। चलिए अब यदि हम लोग यहां पे एक बात करें कुछ ऐसा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ टू डू द कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद कुछ और टर्म्स हैं जैसे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, इंडोस्मोसिस, ऑक्सोस्मोसिस, छोटे छोटे टर्म्स हैं। तो पहले इसे देख लें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिन न्यूमेरिकल्स। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। लेकिन कब? जब हम टेम्परेचर को क्या कर लेंगे? एट कांस्टेंट T। ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, लेकिन किसे कांस्टेंट करना होगा? एट कांस्टेंट C। बट यदि ये दोनों वेरिएबल्स हैं, कंसंट्रेशन भी बदल रहा है और टेम्परेचर भी बदल रहा है, बोथ आर वेरिएबल्स, इन सच सिचुएशन OP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। इफ बोथ आर वेरिएबल्स, C और T दोनों वेरी कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में OP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक कंबाइंड लॉ हुआ, दोनों को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड कंबाइन लॉ। ये कौन सा लॉ हुआ? कंबाइन लॉ। फ्रेंड्स, इसको हटाकर एक कांस्टेंट देते हैं दैट इज कॉल्ड SCST। आपको S क्या होता है सर? S बेसिकली होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं S, एंड दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स? R। S और R इक्वल होता है। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होता है। तो ये तुम्हारी मर्जी, चाहो तो OP इक्वल टू R CT भी कर सकते हो। आपको इसमें से कोई भी फॉर्मूला लेना है लो,
दोनों से आंसर आएगा। थोड़ा काम करते हैं। OP इक्वल टू क्या था फ्रेंड्स? OP इक्वल टू था मेरा CRT। C को क्या लिखते हैं? N/V इंटू क्या हुआ? RT। OP इसको क्या लिखेंगे? स्मॉल w बाय m डैश बाय यदि V इंटू क्या होगा? R इंटू क्या होगा? T। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? मोल में। एंड दिस वॉल्यूम इन लीटर। तो ये हम लोगों का किसका फॉर्मूला निकल गया? दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सा काम हुआ, मोल को हमने गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया और ये वॉल्यूम लीटर में है, आर गैस कांस्टेंट। तो जो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने में ये मेरा हेल्प करेगा। तो होप करते हैं ये चीजें आप समझ गए होंगे। दो लॉ को कंबाइन करने के बाद मेरा फाइनल इक्वेशन मिला OP इक्वल टू CRT या CSTD को R और C दोनों का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है। तो चलिए थोड़ी सी बातों को और आगे बढ़ाते हैं। होप करते हैं आप इसे लिख लिया। तीन टर्म्स होता है। एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और एक टर्म्स होता है आइसोटोनिक। ओके फ्रेंड्स, ये हाइपरटोनिक क्या होता है? व्हाट इज हाइपरटोनिक? देखो मैं आपको समझा रहा हूं सिंपली। सपोज करो मेरे पास दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है 1 और एक सॉल्यूशन है 2। यदि 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2, तो हम ये कहेंगे कि ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक है। हाइपर मीन्स हाई, हाइपरटोनिक, हाइपो मीन्स लो, तो किसे कहेंगे हाइपरटोनिक? सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन which has more osmotic pressure, which has more osmotic pressure, osmotic pressure than another solution. दूसरे सॉल्यूशन से जिसका प्रेशर ज्यादा होता है उसको सिंपली हाइपरटोनिक। व्हाट इज हाइपोटोनिक? अब आप समझ ही गए होंगे कि ये हाइपरटोनिक है तो ये क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा। बहुत क्लियर सी बात है, ये 1 है, ये 2 है। क्लियरली है कि इस वाले केस में सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होगा, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक होगा। तो यहां पे 2 मेरा क्या है? 2 है हाइपोटोनिक। तो लिखेंगे सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन which has less osmotic pressure, which has less osmotic pressure than other solution are called hypotonic। एक चीजें आप खूब अच्छे से समझ रहे हो, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हाइपोटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक क्या होगा? यदि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल हो जाए तो क्या कहेंगे? उसे आइसोटोनिक कहेंगे। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। सच which has same osmotic pressure are called, जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? which has same osmotic pressure, such type of solution which has same osmotic pressure are called isotonic, और जिसका ज्यादा हो हाइपरटोनिक, जिसका कम हो हाइपोटोनिक।
तो चलिए ओके फ्रेंड्स, होप करते हैं आप समझ गए होंगे। आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक लेस, हाइपर मोर। एक दूसरा टर्म है एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होता है? देखिए, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है और इसमें आपने सॉल्वेंट लिया, वाटर, और कुछ मत करो, इसमें एक किसमिस लाकर डालो। ये है किसमिस। ओके, क्या होगा जब इसमें किसमिस लाकर डालेंगे तो इसका जो वाल है ना वो भी SPM है। आप जान रहे हो कि यदि इसका कंसंट्रेशन C1 है तो ये मोर कंसंट्रेटेड है। ये आप जानते भी हो कि इसमें सॉल्वेंट बहुत ही कम होता है और ज्यादा ही सॉल्यूट होते हैं, शुगर भी होता है बहुत ज्यादा अमाउंट। तो क्या होगा? सिंपल सा काम होगा, मूवमेंट हमेशा लेस कंसंट्रेशन से मोर प्योर होता है। तो सॉल्वेंट है, ये तो प्योर है, यहां तो कुछ भी कंसंट्रेशन ही नहीं है, तो खूब अच्छे से इसमें क्या करेगा? एंटर करेगा। एंटर करने का रिजल्ट होगा ये स्वेल करेगा, स्वेलिंग आएगा। तो हम लोग एंडोस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू SPM membrane from less concentrated solution to more concentrated solution is called endosmosis. लिख लेते हैं, inward movement of solvent particle from less concentrated solution to more concentrated solution through a semi-permeable membrane is called endosmosis. ओके फ्रेंड्स, होप करता हूं आप इसे समझ गए। ये स्वेल करेगा, स्वेलिंग होगा इसमें, मतलब इनसाइड मूवमेंट हुआ, इनवर्ड, इसमें इनवर्ड मूवमेंट हुआ। रीजन क्लियर है, लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड। दूसरा है एक्सोस्मोसिस। चलो जरा एक्सोस्मोसिस देखें क्या होता है। सपोज करो यहां तुम्हारे पास एक RBC सेल है, ओके, और इस RBC सेल को हमने क्या किया? डिप किया हाईली मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये लेस कंसंट्रेटेड और जिसमें हमने डिप किया वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। और फ्रेंड्स, इसका जो वाल है वो SPM है, मतलब हमने जो डिप किया, ये जो मेरा शो हुआ, ये हाईली और मोर कंसंट्रेटेड है। क्या होगा इस बार? यदि ये लेस कंसंट्रेटेड है, मतलब मोर डाइल्यूटेड है, तो सॉल्वेंट का पार्टिकल अभी फिर ऑस्मोसिस करेगा, किधर से किधर? फ्रॉम आउटसाइड, मतलब एक्सपेल्ड होगा। एक्सपल्सन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि ये श्रिंक कर जाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ टू डिफाइन? इसका डिफिनेशन देंगे, मूवमेंट ऑफ, या ऐसे लिखो, एक्सपल्सन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल from less concentrated solution
less concentrated solution to more concentrated solution is called exoosmosis. आप टर्म देख रहे हो ना, एक्सो बाहर, आउटसाइड, रीजन क्लियर, लेस कंसंट्रेटेड आपने जिसमें दिया वही मोर कंसंट्रेटेड, तो एक्सपेल्ड करेगा बाहर, और इंडो में क्या हुआ था, इंट्रा मूवमेंट था, तो दोनों में ऑस्मोसिस ही हो रहा है, बट यहाँ पे सॉल्वेंट का बाहर मूवमेंट है, वहां सॉल्वेंट का अंदर मूवमेंट था, इसलिए उसको इंडोऑस्मोसिस और इसको हम लोग कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। होप करता हूं ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे और मूव करते हैं। इस पूरी बात को में क्या ध्यान देना है, ध्यान मुझे ये देना है ऑलवेज कि लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। ये किसका डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। और दूसरी लैंग्वेज में कहें कि यदि ये लेस कंसंट्रेशन है तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, हाइपोटोनिक होगा, और ये क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा। तो ये भी कहना मेरे लिए सही होगा कि हाइपो से किधर मूवमेंट होगा, हाइपर की ओर मूवमेंट होगा, और लेस कंसंट्रेशन से किधर मूवमेंट होगा, मोर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा। तो ये दोनों कहना मेरे लिए, तो लेस कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक, कंसंट्रेशन कम है तो हाइपोटोनिक होगा, OP इक्वल्स टू CRT, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो ये बात भी आपको माइंड में रखना होगा। तो यहां तक होप करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो ये था हम लोगों का थ्योरी रिलेटेड टू दिस वन। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स को हम लोग बहुत सारा लेंगे, तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल्स हम लोग लेते हैं इस टॉपिक से, और वो है हम लोगों का कुछ ऐसा, ए सॉल्यूशन containing 10.2 gram of an aqueous solution containing in 10.2 gram of glycerin per liter is found to be isotonic with a 2% solution of glucose. Calculate the molecular weight of glycerin. ओके फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, सो सिंपलेस्ट वर्क। देखो, आइसोटोनिक का मतलब हुआ दोनों का प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। एक काम करते हैं, एक तरफ लिखते हैं ग्लूकोज और दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग ग्लिसरीन, ठीक है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं 1, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, तभी तो आइसोटोनिक होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड, CRT, यहां भी क्या था CRT, RT तो दोनों में कांस्टेंट ही होगा, तो C1 लेता हूं, इसको C2 लेता हूं। कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन को हम लोग लिखेंगे N/V, N को आप चाहो तो स्मॉल w by m डैश by वॉल्यूम इन लीटर ले सकते हो। वही हाल यहां भी है, इस यहां पे कितना लेंगे आप खुद ही देख लो, और यदि ml में आपने लेना है तो आपको यहां पे कितना लेना होगा, 1000 लेना होगा, सारी बात आप जान रहे हो। तो स्मॉल w इंटू 1000 बाय में, ये मोलबिलिटी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, m डैश बाय वॉल्यूम इन लीटर, सॉरी ml। बोलो ये सब चीज तो ठीक है। आप मुझे बताओ ग्लूकोज का वेट कितना दे रखा है, देख के बताइए, 2 इंटू दिस 1, ये तो फ्रेंड आपको पता है 180 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। जहां तक ये बात वॉल्यूम, तो 2%, व्हाट डज इट मीन, 100 ml में 2 ml, तो यहां पे कितना ले लेंगे 100, यहां पे कितना लेते हैं फ्रेंड्स 10.2, ये तो मुझे निकालना है, तो चलो इसको रहने देता हूं और इसको 1000 और
ये तो पर लीटर ही दे रखा है, मतलब यहां भी कितना होगा 1000, कुछ बचा नहीं, ये आपका कैंसल होगा, 20 आ जाएगा। क्या यहां से आप एम डैश का वैल्यू नहीं निकालोगे? बोलो हाँ, बहुत ही आसानी से एम डैश का वैल्यू, इसको भी आप कैंसिल करा दो, इससे कैंसिल करा दो, ये कितना हो जाएगा 1/9। तो 1/9 इक्वल टू 10.2, y में कितना हो जाएगा दिस वन, तो एम डैश कितना होगा 91.8, दैट वाज द करेक्ट आंसर। आप इसे क्या करो, लिख लो, नोट डाउन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, लिख ले होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस ए सॉल्यूशन containing 0.2 gram of polyisobutylene in 100 cc of benzene develops a rise of 2.4 mm at osmotic equilibrium. Okay. Calculate the molecular weight. Calculate the molecular weight of polyisobutylene if the density of the solution is 0.88 gram per cc. ओके, अच्छा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन आप इस बात को देखो, यहां जो प्रेशर मेजर किया वो बेंजीन लिक्विड के कॉलम का हाइट लिया है। तो सबसे फर्स्ट टास्क आपको ये है कि ये मेरा बेंजीन है, दे रखा है आपको 100 सीसी, और इसमें ये 2.4 प्रेशर जाता, हाइट जाता है, तब जब 0.2 ग्राम पॉलीआइसोब्यूटाइलिन मिलाते हैं। तो सबसे पहले आज से जब भी क्वेश्चंस मिले, आपको अदर लिक्विड में दिया रहे तो आपको बता दे रहा हूं, आपको उसको एनी हाउ कन्वर्ट करना होगा मरकरी के प्रेशर के टर्म, क्योंकि हम लोग मरकरी के प्रेशर के टर्म ही निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा काम, H1 इधर ले लेते हैं बेंजीन, और इधर क्या लेते हैं फ्रेंड्स, एक तरफ क्या लेते हैं बेंजीन, और दूसरी तरफ क्या लेते हैं हम लोग मरकरी लेते हैं। तो H1 ρ1 G इक्वल टू H2 ρ2 G, तो लगाते हो G से G, तो ऐसे कैंसिल हो गया। आपको निकालना है H2, मरकरी के टर्म में हाइट इसको कन्वर्ट करना है। तो H1 ρ1 बाय में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ρ2। H2 तो ठीक है अपनी जगह पे। आप मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1, कितना हाइट दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2.4 mm इक्वल टू 0.24 सेंटीमीटर होगा। तो 0.24 चलो हमने ले लिया। इसके बाद व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी, डेंसिटी इसका दे कितना रखा है, 0.88 दे रखा है, और मरकरी का डेंसिटी आपको याद रखना है, दिया रहेगा 13.6 ρHg, 13.6। कुछ नहीं करेंगे, इससे मुझे क्या निकल जाएगा, हाइट का वैल्यू निकल जाएगा, और जैसे हम लोग यहां से हाइट का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। ओके फ्रेंड्स, आप कैलकुलेशन करके देख लिए होंगे। यदि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो H2 का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0155। बट ध्यान रहे ये हाइट किसमें है, सेंटीमीटर में। इसे मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटीएम में। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। अब फॉर्मूले में आते हैं। डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर? ओपी इक्वल टू CRT। ठीक है, इस हाइट को यदि मरकरी के एटीएम में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 76 से आपको क्या करना होगा, जान रहे हो ना, डिवाइड करना होगा। सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एटीएम। तो यहां पे लाकर रखते हैं 0.0155 बाय 76। इसको लिखेंगे स्मॉल w इंटू एम डैश बाय, यहां पे हम लोग का कितना कितना दे रखा था, 1000। वॉल्यूम कितना था, 100 सीसी था। R का वैल्यू यदि हम लोग देखें तो 0.0821 एंड व्हाट हैपेंस टू टेम्परेचर 25 डिग्री, तो 298 हो जाएगा। ये आपने दे रखा था, मुझे जहां तक लग रहा है क्वेश्चन में इसका वैल्यू दे रखा था। इसका वैल्यू दे रखा था 0.2 ग्राम पॉलीएसिड। तो चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे 0.2 ले लेते हैं। तो 0.0155 बाई 76 इंटू 0.2 इंटू, ये तो कटेगा, 10 बचेगा, इक्वल टू एम डैश इंटू 0.0821 इंटू 298। फ्रेंड्स, कुछ इसमें खास बात अब बचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए बचा है। तो आफ्टर कैलकुलेशन दिस बिकम्स, एम डैश का जो वैल्यू आता है वो आता है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5। तो आपको ध्यान रखना है कि आप चेक करके एक बार देख लेना आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये था हम लोगों का दूसरा न्यूमेरिकल्स। चलिए हम लोग एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बताते हैं जो कि पढ़ाने के दौरान छूट गया था, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर ये स्केप हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस एनसीईआरटी में भी है, इसी को आरओ कहते हैं, पढ़ना भी चाहिए। देखिए क्या है इसमें, हमने यहाँ पे इस तरीके से दो कंपार्टमेंट लिए, इसमें हमने सी वाटर लिया और इधर हमने सॉल्यूशन लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया, वाटर ले लो, प्योर वाटर। यहां पे आपका एक टैप लगा हुआ, ठीक है। क्या करते हैं यहां पे, ये जो वाल है, सॉरी ये जो मेम्ब्रेन है, दैट इज एसपीएम। यहां पे हम एक सिस्टम जनरेट करते हैं कुछ ऐसा कि यहां पे मेरे पास एक मूवेबल पिस्टन है जिससे कि हम एक्सटर्नल प्रेशर यहां पे जनरेट कर सकें। फिलहाल ये क्लोज्ड, ये भी अभी क्लोज है। क्या होगा, अभी इसको छोड़ दो, क्या होगा यही कि इसका मूवमेंट इधर से इधर होगा। ओके, तो जब इसका मूवमेंट इधर से इधर होगा फ्रेंड्स, ऑस्मोसिस में तो ऐसे ही होता है। तो ये मान लो कि जितने प्रेशर से जा रहा है इधर, ठीक है, हमने क्या किया कि जितने प्रेशर से ये जा रहा है, मान लेते हैं कि ये 0.5 प्रेशर से 1 प्रेशर एटीएम से जा रहा है, इमेजिन करो, और हमने बाहर से भी 0.1 एटीएम दे दिया, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। और यदि हमने इसको बढ़ा दिया, 1 एटीएम कर दिया मान लो, तो क्या होगा, उल्टा जाने लगेगा। और जब उल्टा जाने लगेगा तो क्या होगा, इससे सॉल्वेंट ही पास करना है, तो जो वाटर मिलेगा प्योर वाटर मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस रिवर्स कर गया, कैसे, वंस अगेन इससे वाटर जा रहा था, जितने प्रेशर से इधर जा रहा था एग्जैक्ट उतना प्रेशर इधर से लगा दिया, आना जाना बंद। अब उससे ज्यादा प्रेशर लगाया तो उल्टा फ्लो होने लगा, सी वाटर से किधर आने लगा, इधर आने लगा, और इधर से आने के बाद वी ऑब्टेन द प्योर वाटर। तो क्या कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस में, हम कहेंगे कि पी एक्सटर्नल का वैल्यू जब मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। तो क्या लिखेंगे, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर
pressure, then direction of osmosis is reversed. That is called reverse osmosis. इससे बेनिफिट क्या होगा फ्रेंड्स? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा हम लोगों को ये होगा कि हम लोग प्योर वाटर को सी साइड से जो प्योर वाटर है उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, है ना? मतलब इसका यूज कहां किया जाता है? आरओ का यूज वाटर को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। वाटर प्यूरिफायर में आरओ ही लगा होता है। इस आरओ का क्या काम होता है? आरओ का काम होता है डायरेक्शन को, जब इस फ्लो के डायरेक्शन को चेंज कर देना, तो सी वाटर से जो इसमें जो प्योर वाटर है वो फिल्ट्रेट होकर इधर आएगा एंड वी कैन ऑब्टेन द प्योर वाटर। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? इफ एक्सटर्नल is greater than osmotic pressure, then direction of osmosis is reversed. That is called reverse osmosis, and through reverse osmosis we can obtain the pure water. होप करते हैं आप समझ गए होंगे। जब इक्वल था, जितने प्रेशर से जा रहा था एग्जैक्ट उतना ही प्रेशर दिया तो रुका रहा, और जैसे हमने बढ़ा दिया एक्सटर्नल प्रेशर को तो डायरेक्शन ही चेंज हो गया, और वो डायरेक्शन किधर चला गया? सी वाटर से किधर आ गया? प्योर वाटर की तरफ। नोट डाउन आप कर